योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहरों की सड़कों पर दौड़ेगी बेहतर परिवहन व्यवस्था, निजी ऑपरेटरों को मिलेगा लाइसेंस। जालौर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पड़ा ढीला, कौंज में बिना हेलमेट मिल रहा पेट्रोल, प्रशासन ने जताई सख्ती की जरूरत। कुशीनगर में फर्जी अस्पताल पर छापा, संचालक ताला लगाकर फरार, बिना डॉक्टर इलाज 2 मरीज मिले भर्ती, स्वास्थ्य विभाग ने की सख्त कार्रवाई। देवरिया रेलवे स्टेशन पर बवाल, किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर पर किया लाठी डंडों से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, 2 गिरफ्तार, 7 पर एफआईआर। नोएडा में यमुना का जलस्तर खतरे के करीब, हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 3.5 लाख क्यूसेक पानी, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शहरों में परिवहन सेवाओं को सुधारने और निजी ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े फैसले इस दौरान लिए। इन निर्णयों के तहत शहरों में निजी ऑपरेटरों को लाइसेंस देने, सेवाओं के आधुनिकीकरण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया। क्या कुछ इस दौरान कहा गया है, सुनिए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। ये परिवहन से जुड़ा हुआ विषय है और नगरों में आने जाने वाले लोग जो आसपास के इलाकों से जो लोग आते जाते हैं उनके परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव मंत्री परिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे, मतलब कि प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, कोई सपोर्ट नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा उनको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे, इस शर्त पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उस पे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट, मतलब कुल मिलाकर के 20 रूट पे इस तरह की सुविधा करने का हम लोगों का मंशा है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का उच्च शिक्षा में बड़ा कदम देखने को मिला है। 3 विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालयों की व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी, सीएम की ओर से कहा गया है। शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है राजधानी लखनऊ से, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान। और उच्च शिक्षा में ये बड़ा कदम, जहां 3 विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी मिली है।
और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद में 16 समितियों का गठन हुआ है। हरिओम पांडे नियम पुनरीक्षण समिति के सभापति बनाए गए हैं। गोविंद नारायण शुक्ल सभापति विशेषाधिकार समिति बने हैं, तो वहीं अशोक अग्रवाल याचिका समिति के सभापति बनाए गए हैं। जासमीर अंसारी आश्वासन समिति के सभापति बने हैं। वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति रतन पाल सिंह को सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर जसमीर अंसारी आश्वासन समिति के सभापति बनाए गए हैं और विधान परिषद में 16 समितियों का गठन हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, उमर अंसारी जमानत सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उमर अंसारी जमानत को लेकर, जहां पर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। 8 सितंबर तक ये सुनवाई जो है वो टल गई है। जालसाजी मामले में पेशी होगी और गाजीपुर कोर्ट ने जमानत पहले ही खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और राज्य सरकार ने इसको लेकर समय मांगा है, जिसको लेकर अब इसे स्थगित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उमर अंसारी की जमानत सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से समय मांगे जाने पर सुनवाई स्थगित हुई है। उमर अंसारी को मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़ी जालसाजी मामले में गाजीपुर कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र का जिला मुख्यालय सियासी घमासान का गवाह बना है, जहां दरभंगा से उठी सियासी चिंगारी सोनभद्र तक जा पहुंची है और जिले के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी वाले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आए। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर कांग्रेस कार्यालय की घेराबंदी की। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच महिला मोर्चा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज कर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए हैं। प्रवीण सिंह चौहान को बागपत का एएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि पूनम मिश्रा को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में एडीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारियों के इस ट्रांसफर से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और क्षेत्र निगरानी में बदलाव की उम्मीद है। खबर जालौन से है, जहां नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के दूसरे दिन भी नियम का पालन कमजोर नजर आया है। कई पेट्रोल पंप संचालक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और वाहनों को बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जा रहा है। खासकर कौंज तहसील में इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। प्रशासन की ओर से सतर्कता की जरूरत जताई जा रही है। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल सेंटर नामक एक अवैध अस्पताल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया और ताला बंद कर भाग निकला। एसडीएम की मौजूदगी में जब ताला तोड़ा गया तो अस्पताल के अंदर 2 मरीज भर्ती मिले। जांच में सामने आया है कि अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ। मरीजों का इलाज
प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों मरीजों को सीएचसी रामकोला में भर्ती कराया। मामला अब जांच के दायरे में है और प्रशासन अस्पताल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बीते सोमवार को एलएलबी छात्रों को दौड़ा कर लाठियों से पीटने के मामले में हर तरफ छात्रों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के एक गुट ने विधानसभा पहुंचकर घटना पर रोष जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है, तो वहीं भारी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे गुट में गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन किया गया। हंगामा बढ़ने पर मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए लाठियां फटकाकर छात्रों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। इससे आक्रोशित कुछ छात्रों ने गदिया पुलिस चौकी पर पथराव कर वहां के शीशे तोड़ दिए और जवाब में पुलिस ने छात्रों पर दौड़कर कार्रवाई की है। और इसी के साथ इस झड़प में लगभग 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मनरेगा मजदूर भुगतान में देरी को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने तकनीकी सहायक विनोद शुक्ला और खंड विकास अधिकारी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि मजदूरी न मिलने से जीवन यापन कठिन हो गया है। डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबर देवरिया से है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 किन्नरों के एक समूह ने आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यात्रियों की शिकायत पर इंस्पेक्टर ने किन्नरों की कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन विवाद बढ़ गया और हिंसा हो गई। किन्नरों ने रेलवे स्टेशन और सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर की तहरीर पर 7 किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां आईजीआरएस सीएम डैशबोर्ड की खराब परफॉर्मेंस पर डीएम हर्षिता माथुर ने सख्त रुख अपनाया है। नाराज डीएम ने करीब 80 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एआरटीयू प्रवर्तन, सलोन मंडी सचिव, सदर, डलमऊ और लालगंज के सब रजिस्ट्रार सहित विद्युत, स्वास्थ्य और विकास भवन के कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है। डीएम की सख्ती से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने 7 करोड़ रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे ठेकेदार आजाद सिंह को लखनऊ के
आशियाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आजाद सिंह पर साल 2012 में गाजीपुर जिले के भदौरा क्षेत्र में विकास कार्यों के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। इस गबन में अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसके बाद गैमर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ एसटीएफ और रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बछरावा थाना क्षेत्र में की गई संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दोनों हरदोई जिले के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1046 ग्राम अवैध लिक्विड अफीम और एक गाड़ी बरामद की है। बरामद अफीम की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में ज्वेलर्स पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। बड़ा बाजार में लाखों का सोना लूटने की कोशिश करने वाले दोनों आरोपी ग्राम छीछामई के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पैर में गोली लगने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकोहाबाद पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। देखिए, थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में सुरेश ज्वेलर के यहाँ एक दिनांक 31/8 को कुछ बदमाशों के द्वारा घुस करके हमला करके लूट करने का प्रयास किया गया था। इसमें एक बदमाश का नाम अमन वर्मा था, जिसको कि ये जानते थे, तथा इसका एक अन्य साथी की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई थी। आज छिछमाई नहर पुलिया पर पुलिस चेकिंग के दौरान इन दोनों बदमाश जो है वो एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट देखने को मिला है और सहारनपुर, शामली में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। मुजफ्फरनगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। संभल, मेरठ, मथुरा में येलो अलर्ट है, तो कानपुर, हरदोई, भदोही में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है, जहां पर कई जिलों के लिए येलो अलर्ट तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में बारिश के चलते जनजीवन जो है बुरी तरह अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन जो है बाधित हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों में। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो बारिश जिस तरीके से हो रही है, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। ऐसे में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। स्कूलों में अवकाश का आदेश आ गया है और डीएम ने यह आदेश जारी किया है 1 से लेकर 12 तारीख तक, यानी कुल मिलाकर 12 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। ऐसे में स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर
12वीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और ऐसे में स्कूलों में अब अवकाश घोषित कर दिया गया है। नोएडा में लगातार बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ की आशंका जताई है। हथनी कुंड बैराज से करीब 3,29,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अनावश्यक जोखिम न उठाएं। सनातन धर्म को मजबूत करने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, यमुना शुद्धिकरण और ब्रज भूमि को मांस मदिरा मुक्त करने के लिए 7 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन तक श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन ब्रज पदयात्रा शुरू होगी। ये पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में खत्म होगी। श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में हुई बैठक में प्रमुख संतों ने पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग और सहभागिता की अपील की है। सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली वासियों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लबजिहाद आस्था और परंपरा का संगम लेकर प्राचीन गोगा मेड़ी मेला कल से शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु गोगा जावीर प्राचीन स्थल पर प्रसाद चढ़ाने पहुंचेंगे। मान्यता है कि नीले निशान के साथ मनौती मांगने पर मुराद पूरी होती है और पूरी होने पर भक्त भंडारे का आयोजन करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल से चला आ रहा ये मेला अपनी खास परंपरा और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घटनाओं ने उन्हें भी झुकने पर मजबूर कर दिया और अनुमति देने के साथ क्षमा याचना भी मांगी थी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।